तो देखिए भाई, सुनो पहले। आज मोहल्ले में बहुत दुखद घटना हुई है कि 5वीं क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का, उम्र मात्र 12 से 13 साल की, वो फांसी लगा लेता है। तो ये पढ़ाई लिखाई के नाम पे ये कलंक है। देखिए, मैंने इससे पहले वाले बैचों को भी समझाया, तुम्हें भी मैं समझा रहा हूं कि भैया, यदि माँ बाप और या गुरु, कोई टीचर या माँ बाप यदि डांट रहा है तो वो तुम्हारे भले के लिए ही डांट रहा होगा। भाई, अपने आप में इतना सा बच्चा 5वीं क्लास का वो फांसी लगाता है, तो ये सोच सकते हो कि कितना गंदा काम है, कितना घिनौना काम है। उसकी माँ को देख कर आओ क्या हालत है। सुबह से नुई पड़ी है चौक में, और बेचारी भाई थोड़ा बहुत यदि कोई डांट दे, अरे कोई बात नहीं, खूब सारे भी मार दिए हैं। अबे रात सुबह का भूला, शाम को यदि घर आ जाओ तो उसे भूला नहीं कहते। अरे पिट जाते हो, कोई दिक्कत ना है, गलती करी होगी तुमने तो पिट गए। नहीं, आज की जनरेशन में क्या हो रहा है कि सहनशीलता खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अक्सर हम लोग मोबाइलों में वीडियो में लगे रहे हैं, दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। कोई तुमसे पानी को भी कह दे तो पहले तुम्हें मोबाइलों को देखना है, उसके बाद तुम्हें किसी का यदि ध्यान में रह गई तो उसको पानी देना है, और ना ध्यान में रही तो अपने भाड़ में जा। तो ये जो है, ये हमारी जो शिक्षा है उसका स्तर लगातार गिर रहा है हमारे मनमाने तरीकों से। क्यों? आज के जो बालक हैं, मात्र 4वीं और 5वीं और 6ठी 7वीं वालों में इतना गुस्सा भर चुका है, इतना गुस्सा भर चुका है कि यदि उन्हें कोई समझाने की भी बात करता है ना तो उन्हें बुरी लगती है। तो ये गलत है बेटा। कभी भी किसी बात पर इतना गुस्सा मत हो कि तुम्हारी आने वाले पीढ़ी भी इस चीज को याद रखे। शैतानी करी है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तुमसे कह भी रहा है तेरे पापा पीटेंगे, चल कोई बात ना, गलती करिए तो पिट जाएंगे, पीट ही तो लेंगे, है कोई ना। रात को हो गए, पिट गए, अपना रो रा लिए, चुप हो गए, फिर सुबह को फिर अपना नॉर्मल हो गए। तो अब इसको, उन बातों को दिल पर ले जाना, माँ बाप ने पीट दिया तो मुझे पीट क्यों दिया, मैं घर को छोड़कर भाग रहा हूँ, मैं बताओ मैं फांसी चढ़ा रहा हूँ, तो ये गलत है भाई। टीचर भी यदि मार रहा है वो तुम्हारे भले को मार रहा है भाई। तुम्हारे सामने बेशक चाहे तुम्हें मार देगा, बाद में वो पुचकारेगा भी तुम्हें। तुम अभी नू कह दोगे नू मुझे ये चीज लिया, तो माँ बाप लेकर आएंगे, चाहे उन पर पैसे हैं या नहीं है। नहीं होंगे तो कह देंगे कि मैं कल को ले आऊंगा। तो बेटा, ये बातें बहुत गलत होती हैं। अब वो तो चला गया है, गुस्से में मानो है। हालांकि लड़का मतलब कि होशियार था, कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा था भाई। आज तुम्हें बाई चांस तुम पर पढ़ाई नहीं आ रही है, मान लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि जीवन भर ही नहीं आएगी और तुम इस बात से गुस्से में हाल लगो, मेरे पर पढ़ा नहीं जाता, मेरे पर। अरे आ जाएगी, यूं ना आएगी तो दूसरा कोई और क्षेत्र है, जरूरी थोड़ी है हर कोई पढ़ के मंत्री बना है भाई। सचिन तेंदुलकर की कहानी सुनी है, 10वीं फेल बताते हैं, आज क्रिकेट का भगवान कहलाता है? अबे, और सीधा है, प्रयास करो अपनी तरफ से। कोई बात ना, सूरज आज आ जाएगा, कल आएगा, कल ना आएगा, परसों आएगा। अरे यदि टीचर मार भी रहा है तो मारा होएगा, चल कोई बात ना, कल को सुधार लेंगे, कल को फिर देखेंगे, है। अब उस पर बताओ, तुम फांसी चढ़ जा रहे हो, 5वीं क्लास का लड़का, 5वीं क्लास का बच्चा, क्या उम्र है? 2 भैया थे, बेचारा यूं भी सोच लेता कि भाई यार एक भैया, मेरा भैया रह जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जीवन में, एक तो ये जो भाईचारा है, यदि 2 भैया हो या कोई भी चाचा ताऊओं के भी भैया हैं, आपस में क्या होता है, बड़े होने पे चाहे वाइफ आ जाए तो वो अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो भैया भैया भी बोलना बंद कर देते हैं, तो ये गलत होता है। चाहे भैया कितना दुश्मन हो,
उससे बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना जीवन में, भैया जैसी चीज जीवन में किसी को मिल नहीं सकती। ये समाज में शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आज हमने किताब खोली, हम पे मैथ का सवाल करना आ गया तो हम पर शिक्षा आ गई। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये है कि यदि तुम क्या नाम दिखा, तुम्हारा भाई घर में भूखा बैठा है अपने बालकों के साथ और तुम यदि खाना खा रहे हो तो तुम्हारे मुंह में को खाना चलना नहीं चाहिए। सब पूछो कि भाई तेरे को खाना खाया नहीं खाया। अक्सर बड़े हो जाते हैं जब, तो बड़े होने पर न्यारा हो गया, साजा हो गया, उसने अपना घर बना लिया, उसने अपना घर बना लिया। कोई नहीं, ये जीवन के खेल है। न्यारा हो गया, साजा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि तुम हो तो जाके भाई से पूछो, भाई के पास जाके बैठो। यदि छोटा भाई भी नाराज होकर बैठा है तो बड़े को यूं नहीं सोचना चाहिए मैं तो बड़ा हूं, पहले वो छोटा मुझसे बोलेगा। कतई नहीं, बड़े की जिम्मेदारी होती है छोटे को मनाना। कोई दिक्कत नहीं है, आ जा भाई। छोटा थप्पड़ भी मार दे बड़े के, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्से में मार दिया होगा। यूं नहीं है कि इनने मेरा थप्पड़ मार दिया था मैं इससे जीवन में नहीं बोलूँगा। अरे मार दिया होगा गुस्से में, कोई दिक्कत ना है, कल को फिर एक हो जाइयो। तो जो एकता में ताकत होती है, यदि सब भैया बहन एक हैं तो तुम्हें कोई समाज में हिला नहीं सकता। और यदि अलग अलग हो तो हर कोई, वो गधे की कहानी सुनिए ना, ये दो गधे थे, वो चल रहे थे, बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों भैया थे गधे। अब एक दिन गीदड़ ने क्या करा, मुझे ये मैं इन्हें खाऊंगा, तो खाने के लिए क्या करा, उनने जब भी उजा करा तो दोनों लड़के उसे गीदड़ को, शेर गीदड़ा उसे भगा दग रहे। और उनने कही ऐसा ना, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब एक दिन वो दोनों घास, हरी हरी घास चल रहे, तो वो एक के पास गया, कान के पास। अब जाकर उसके पास बोला, अबे देखिए तेरा भैया तो देख हरी हरी खा रहा घास, और देख तुझे भेज दिया सूखे सूखे पकू, देखिए कैसा कर रहा हो। अच्छा, उसके मन में वैसे तो कुछ नहीं आया, चल कोई बात ना। फिर वो दूसरे के पास गया, वो देखिए वो हरी हरी खा रहा, और तुझे देख तो तू देख तू सूखी सूखी खा रहा। अब दोनों के मन में फर्क आ गया, फर्क आ गया। अब दोनों लड़ाई रहने लगी, दोनों अलग हो गए। बस मौका पाकर एक दिन एक को खा लिया उसने, और एक दिन एक को खा लिया। एकजुट रहते तो कोई किसी को नहीं खाता। तो ये एकता होती है। अब आज बिना भाई को सोचे जरा फांसी लगा ली। पहली बात तो बहुत नसीब होता है कि दो एक भाई मिल जाए। आज के ज़माने में हर व्यक्ति दो बालक करना पसंद करता है, और उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है ना। अब जब हुए तो उसके बावजूद फिर हम लोगों को इस चीज़ की अहमियत समझनी चाहिए। जीवन में कितना भी ध्यान रखना, कितना भी कठिन दौर आ जाए, ऐसा नहीं है कि आज हमारा कठिन समय है तो कल को भी रहेगा। बहुत बार आता है जीवन में, तो उसको सोचकर यूं ना सोचे कि जीवन हमारा समाप्त हो गया, अब आगे कुछ है ही नहीं। अरे कल को फिर उठोगे, अपने आप नजर लगेगा दूसरा जीवन। अब क्या है, भाई जान पीट भी दिया होगा, भाई माँ बाप ने पीट भी दिया होगा तो जीवन समाप्त थोड़ी हो गया, कल को फिर दोबारा नया जीवन जीने लगते। अब क्या, अब तो वो मर गया, समाप्त। अब ना वो कहीं मिलेगा, पर जिंदगी भर कौन रोएगा, माँ बाप रोएंगे। भाई मोहल्ले पड़ोस के 2 दिन जाकर बैठ जाएंगे, 2 दिन कह देंगे भैया शांत रहे शांत रहे। लेकिन वो माँ और बाप को तो देखो ना, कि जीवन भर रोएगा। तो कभी भी ऐसा कोई ना कर्म करें कि जिससे तुम्हारे माँ बाप को हानि हो। इससे पहले भी मैंने बताया है कि जब भी घर से बाहर निकलो, अभी तो तुम लोग छोटे हो, जब आगे आने वाले समय पर बाइक भी चलाओगे तो भाई साहब हेलमेट जरूर लगाना, हेलमेट वगैरह। क्यों, अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं वो हेलमेट, उसमें 90% जो मरता है वो हेलमेट के बिना वाला ही मरता है। हेलमेट जरूर लगाना, ठीक है ना भाई। आगे आने वाले समय पे तुम लोग क्या है, सोचते हो कि हवाबाजी करना, ये सब करना, तो हेलमेट जरूर लगाओ। और यही नहीं, तुम्हारा घर का भी कोई जा रहा बिना हेलमेट के बाइक पे, तो उससे क्या हो, विरोध करो,
तुम्हारे पापा जा रहे हैं, भैया जा रहा, कोई भी जा रहा है, तब हेलमेट लगाओ, भैया हेलमेट लगा के जाओ। सब क्या हो, हेलमेट हो क्यों? मैंने पहले भी बताया था कि मैं खुद हेलमेट का मैं खुद भोगी हूँ। मैं बुलंदशहर में जा रहा था, मैं पेपर था मेरा, मैं बहुत स्पीड में था। मैं स्पीड में चलाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मेरा पेपर था और मुझे पता थी कि कहीं ना कहीं घटना होगी मेरे साथ। क्यों? मात्र 1 घंटे में मुझे पेपर पकड़ना था बुलंदशहर से परे खुर्जा में। तो मैंने वो चल रहा था रोड, ऑन रोड, जाम सा लग रहा है जैसे वो लगे रहे वाहन। मैंने साइड में उतार दी कच्चे में को, साइडों में को, तो सड़क के किनारे साइड में जगह रहे। अब मैं तेज चल दिया। अब चलने पर क्या हुआ, इधर तो गड्ढा और सामने आ गया साइकिल वाला एकदम, और स्पीड में वो जैसी ब्रेक लगाई वो पूरा जाकर मैं रगड़ गया। नीचे जाकर मेरा सिर लगा। सिर जो नीचे जो सड़क के किनारे मोटे मोटे पत्थर वगैरह से दुनिया भर की चीज़ रहे, मैं जब मैं नीचे मेरा सिर इतनी तेज लगा, मतलब बहुत, बाइक तो पूरी खिसड़ गई और मैं नीचे जैसे ही लगा तो आसपास का हिस्सा सुन्न हो गया, मतलब कुछ आवाज़ आनी बंद हो गई। तो आवाज़ जब मुझे आनी बंद हो गई, मैंने देखा मैंने जो भी मैं जैसी मैं उठा, मेरा जलन मुझे यहाँ महसूस हुई, इस साइड में जलन महसूस हुई पूरे में मुझे। और मैंने जब मुझे आवाज़ एकदम आनी बंद हो गई, मैं एकदम जैसे करने के बाद मैं उठने के बाद मुझे वहाँ कार के मैकेनिक काम कर रहे, वो 4-5 वो भाग गए, आकर उन्होंने मुझे उठाने के बाद मैंने जब मैं उठा ना एकदम, मैंने सोचा मगर चोट गंभीर है कहीं ना कहीं मेरा, क्योंकि सब सुन्न हो गया, आसपास का हिस्सा कुछ सुनाई ना आ रही, भरा ट्रैफिक का पूरा जहाँ पहले खूब पौ हो रही बाइकों की, सब हिस्सा सुन्न। फिर मैंने जल्दी से अपना हेलमेट उतारा। हेलमेट उतारने के बाद मैंने अपनी नाड़ उड़ को सीधी करी, मतलब कि झटका से इसमें मारे। उसके बाद आवाज़ आनी चालू हुई, तो हेलमेट था तो बच गया। ना हेलमेट होता तो यूँ मान लो कि हेलमेट होने के बावजूद जब मुझे सुनाई आनी बंद हो गई थी, ना होता तो क्या हाल होता। भाई तुम्हारे वर्तमान का उदाहरण राहुल है, स्कूल को जा रहा था, अभी जल्दी में घटना सुनी होगी, 10वीं में आता है यहाँ पर ट्यूशन में। अभी भाई स्कूल को जा रहा था, बड़े स्कूल को ही बीच खंबे में एक्सीडेंट हो गया, बेचारे का माथा टूट गया, यो हिस्सा यू अंदर फंस गया, यो हड्डी टूट गई उसकी यो। और भाई साहब किसी के भी माँ बाप पे भी इतना लाख माया नहीं है कि जो रिकवर करा देगी, नहीं है किसी के पास भी। अभी अस्पताल में जाकर भर्ती करा दो तुम एक्सीडेंट के केस को, वो कह मैं 1 लाख रुपए तो काउंटर में जमा कर दो और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई चालू करेंगे। तो अपने माँ बाप भी, यदि कोई भैया बहन कोई भी घर से निकल रहा तो उससे कहो, नहीं है तो कहो कि पापा हेलमेट खरीद के लाओ, नहीं है तो लेके आओ भैया, हेलमेट लगा के जाओ। यूं नहीं है कि वो जा रहे हैं तो वो बड़े हैं तो अपनी मनमानी करेंगे, नहीं, वो बड़े हैं तो जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो गया तो बेरवा बिरान तो तुम हो जाओगे ना, कोई नहीं पूछता, सब अपने आप ही करना पड़ता है। मैंने भाई इसीलिए मुझे पता है कोई किसी का सहारा नहीं होता, मैं इसीलिए अपने आप कोचिंग में जिसके पापा नहीं होते मैं अपने आप का भी फीस नहीं लेता। अक्सर लोग कहते हैं ऐसा क्यों भाई है, रीजन उसके पीछे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यदि सारे भी मेरे यहाँ बिना माँ बाप के ही आ जाएंगे ना तो मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया, क्योंकि भैया सहारा कोई नहीं देता है, सब अपने आप ही करना पड़ता है। जब तक बाप है, जब तक बहुत कुछ है, उसके बाद सब अपने आप को ही मैनेज करना पड़ता है। तो भैया ये सब बातें देखिए, इसीलिए समझा रहा हूँ, छोटे बच्चे हो, जब छोटा बच्चा अब इतना विकसित हो गया है कि वो फांसी लगा सकता है, तो इसका मतलब तुम ये बातें भी समझ सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, एक तो नशा मत करना। अक्सर बच्चे क्या होता है, छोटी सी उम्र में ही, मैं कल दशहरे में था हमारा हापुड़ के में, तो वहाँ स्कूल का बालक होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये मान लो इनका 8वीं वालों के बराबर में होगा, इतना बड़ा, पीछे स्कूल का ही बैग, हाथ में बीड़ी ले रखी है और उसे करता हुआ जा रहा बीड़ी को, और आगे पीछे देखता हुआ जा रहा, कोई देखता ना रहा। अब लगा लो क्या उम्र है? यही क्या है, फिर वो दारूबाजी होते हुए घरों में कलेश होते हैं, लड़ाई होती है, ठीक है ना, घर गरीबी में चला जाता है, कभी उभर नहीं पाता। तो कभी नशे में मत पड़ना, कोई नशे में है भी तो उससे मना करो। घर में तुम्हारे पापा यदि बीड़ी दिलवाक खाते हैं तो उनसे कहो कि भाई आप भी छोड़िए। माँ बाप अक्सर यूँ तो कह देते हैं कि
बच्चे, बेटा तू दिलबाग मत खाइए, बेटा तू बीड़ी मत पिए, बेटा तू दारू मत पिए, और खुद यदि वो खा रहे हैं घर में तो उनसे कहो, तुम उनके बालक हो, उनसे कहो कि तुम छोड़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम भी खाएंगे। फिर अक्सर देख देख के सीखोगे तो तुम उन्हीं की। उनसे कहो भाई तुम क्यों नहीं छोड़ रहे इस चीजों को। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कही थी कभी वो दिलवाग खाते थे, तो उनके भी बड़े, जब बालक 8वीं 9वीं में आ गए तो उन्होंने अचानक से दिलवाग खाना छोड़ दिया। तो एक दिन उनसे बालक पूछ बैठे, सर जी आजकल मतलब तुमने वो खाना छोड़ दिया। बालकों ने डरते भी पूछा, तो उन्होंने घटना बताई। उनका 2 लड़कियां ही थी केवल। वो कह रहे थे कि भैया एक दिन हमारी लड़की हमसे कह बैठी, तो पापा तुम दिलवाग खाते हो तो हम भी खाएंगे, हमें भी दो। वो कह रहे मुझे बड़ी शर्म लगी। जब भाई माँ बाप खुद कर्म गलत नहीं छोड़ सकते तो फिर बच्चों को कैसे वो कहेंगे। तो इसीलिए घर में यदि माँ बाप यदि बीड़ी गुटखा पान तम्बाकू खाते हैं तो उनसे खुद कहो कि आप भी छोड़िए भाई, ये तुम्हारा अधिकार है। उनसे कहो कि भी छोड़ो इस चीज से, तुम क्यों खा रहे हो, फिर तुम क्यों पी रहे हो बीड़ी, तुम क्यों पी रहे हो दारू, फिर हम भी आगे आने वाले समय पे ऐसे पियेंगे। विरोध करना सीखो। यदि कहीं पर गलत देख रहे हो हमेशा ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का मतलब केवल ये किताबी ज्ञान नहीं है। यदि कोई बूढ़ा असहाय व्यक्ति है और वो मदद चाहता है तो तुम्हारा सारे कार्यों से पहले फर्ज है उसकी मदद करना। यदि सड़क के किनारे कोई अपाहिज खड़ा है या बूढ़ा खड़ा है और तुम देख रहे हो कि वो सड़क पार नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारी सबसे पहले ड्यूटी बनती है बाइक साइड में लगाओ, उसा कर पाओ। भाई मैं तो खुद अपनी आदत बता रहा हूँ। मुझे तो यदि सड़क पे ईंट भी पड़ी दिख जावे है ना मेन रोड पे, तो मैं पहले बाइक साइड में करके उस रोड पे से उस ईंट को हटाता हूँ। क्यों? उसका भी मैं भोगी हूँ। मैं बीएससी के लिए ट्यूशन को जा रहा था, वो यहाँ बालाजी मंदिर के आगे लोग धार्मिक भावनाओं के चक्कर में दूसरे की जान को जोखिम डाल देते हैं। अब मैं साइकिल पे चल रहा था, मैं तेज था साइकिल पे भी, वो ईंट को फेंक देते हैं कि मंदिर के लिए तो आने के लिए हो। बुग्गी पे जाते हुए लोग पीछे से ही उसे पहनिया मार के ईंट को फेंकते हैं। नू बाद में ईंट मतलब कि मंदिर के लिए हो। वो अक्सर जैसे तुम्हारे घर बनना है, अब बीच में कोई मंदिर पड़ गया या मस्जिद पड़ गई तो लोग क्या करते हैं, एक ईंट वहां को फेंकवा दें। तो उनने उस सड़क पर कोई घेर दी हुई ईंट। अब भैया उस साइड में मंदिर सा पड़ा है, बालाजी मंदिर जो है, मैं साइड में घूमने लगी, झुक्का कर लगा, ईंट दिखी ना, जब उनको मैंने मुंह कर लिया और वो ईंट पर जैसी पहिया पड़ा वो दोनों हाथ छूट गए और वो सड़क पर जाकर पूरा में गिर गया। और वो तो पीछे से बहाना आता हुआ होता कोई तो मैं गिरा, पीछे से मुझे रगड़ देता। तो तब से मैं अपना ये करता हूँ कि यदि कोई ईंट मुझे पड़ी हुई दिख गई मेन हाईवे पर या किसी उस पर, अब ऐसे नहीं गली मोहल्लों में तो पड़ी रहा मैं, लेकिन गली मोहल्ले में भी ठोकर मार के साइड में कर दो, क्या दिक्कत है। मैं तो ठोकर गली में ये मुझे कोई दिख जाए, मैं पैदल हूँ तो मैं ठोकर मार के साइड में कर देता हूँ। कोई हमारा कोई ऊँ नहीं कट रहा, किसी की जान ही बच रही है। तो रोड पर तो मैं अक्सर यदि मुझे दिख गया कि यहाँ पत्थर पड़ा है और मेन रोड पे कोई भी, भाई मैंने तो देख लिया, किसी ने स्पीड में ना देखा, उस पर पड़ते ही फिसल जाएगी बाइक और जा गिरेगा दूर। तो भाई साहब एक तो हेलमेट, एक नशेबाजी और एक ये सब परोपकार वाले काम, इनको तमीज़ सीखो, इन्हें अपनाओ जीवन में, पढ़ाई के अंत में। और एक और जो सबसे बड़ी बात होती है, मैं हर क्लास को बताता हूँ, कहीं पर भंडारा चल रहा हो, सारे ऐसे दिखाते हैं जैसे हमारे घर में कुछ खाने को ही ना। अभी हलवा बटर लगो, ऐसे आपस में चढ़ के उस हलवे के लिए आगे को करेंगे। जो संस्कारी बच्चे हैं वो ये सब काम नहीं करते। बट रहा है वो, यदि तुम ये सब नहीं करोगे ना, वो अपने आप अल्लाह ला के देंगे तुम्हें। अब क्या है, प्रसाद बट रहा है या भंडारा चल रहा है, वहां जाकर वो ऐसे जैसे कितने तुम्हारे घर में, अब जैसे पूरी कचौड़ी तो बनी होंगी, मुझे नहीं लगता कोई सा भी जो जिसके महीने में एक बार पूरी कचौड़ी ना बन जाती हो किसी के घर में, और वहां पे ऐसे टूटेंगे। तो ये संस्कार बताते हैं। पढ़ने लिखने वाले बालक ये सब काम नहीं करते। पढ़ने लिखने वाले बालकों का काम होता है, पहले भी किसी भंडारे में कर कहीं जा रहे हो, कहीं भी भाई, चाहे भंडारा हो चाहे तुम्हारा कुछ भी मस्जिद में कुछ चल रहा हो, तो सबसे पहले बालक का काम है जाके पहले खब्बावे दूसरों को, पहले जाकर खुद खब्बाओ सबको, जब बाद में बैठो।
सबसे पहले यूं नहीं है कि जाके बैठ गए यार ऐसे भूखों की तरह देख रहे हैं, खीर ना आई, झाँक झाँक के खीर ना आई, कितने रुपए की खीर है, घर पे बनवा लो। हाँ उसे तो ये देखो, मैं पता है अक्सर कभी कभी ये बातें समझाने योग्य होती हैं, केवल पढ़ाई तो होती रहेगी, ठीक है ना। तो ये बातें बहुत गलत है, कुछ बातें, ठीक है ना। तो इन बातों को सुधारो। मन में कोई गिला शिकवा है, माँ बाप ने मार दिया है या टीचर ने मार दिया है, तो मुझसे कह दो। माँ बाप ने मार दिया तो मुझसे कह दो, कोई बात ना, तुम इतने ज्यादा माँ बाप से नाराज हो गए हो ना, तो मुझसे आकर बता दियो, मैं माँ बाप को समझा दूंगा। मैंने कहा कोई बात ना, चल। कभी भी जैसे तुम कहीं बाहर चले गए और तुम डर गए, तो आप तो घर पर जाकर मम्मी मारेंगी और पापा मारेंगे, तो अक्सर बच्चों में डर बैठ जाता है। डरो मत ना, कोई बात ना, पहुंचो। पहली बात तो देर से देर निकलो मत ना घर से। हो भी गई कहीं देर, जा दो चांटे मार देंगे, डांट मार देंगे। कहीं घबरा के यूं मत करो कि तुम बीच में ही रुक गए, नुझे आज घर ही ना जा रहे, पापा मारेंगे या मम्मी मारेंगे। कोई बात ना, जा रहे 2 चांटे मार देंगे, 4 चांटे मार देंगे, जान से तो मारे ही ना है। बस अपना बैठ के चुपचाप अपना बैठ जाओ। तो अब तमीज सीखोगे तो अपने आप ये सब चीजें आ जाएंगी। शालीनता सबसे बड़ी चीज होती है। शैतानी हर बच्चे में होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शैतानी तमीज वाली होनी चाहिए। तमीज में शैतानी करोगे तो जमाना तुम्हें सलाम ठोकेगा। अब बेतमीज वाली बदतमीजी कर रहे हो तो कोई नहीं पूछता है, कहता फलाने का लगा आवारा हो गया, ऐसे ही फिरता रह गए। पढ़ाई की बात है, आज नहीं आ रही, आ जाएगी, आने वाले समय पर आ जाएगी। भाई मैं अपनी खुद में बताता हूँ, 10वीं तक मेरा मैथ पहले मेरा बढ़िया था, 5वीं तक, लेकिन इंग्लिश मीडियम में मैं पहुंचा तो मेरा मैथ हो गया बेकार। 10वीं में मेरी ये हालत हो गई कि मेरा 80 में से 17-18 नंबर आए थे, और मुझे चाहिए थी साइंस, क्योंकि मुझे साइंस, और नवोदय में साइंस जो मिलती है वो 80% से ऊपर वाले को मिलती है। अब यहाँ तो बड़े स्कूल में 55% भी किसी की आ गई तो उसको भी साइंस मिल जाएगी, लेकिन नवोदय में ऐसा नहीं था। तो मैंने फिर एक टॉपर को बिठाया, मैंने कहा यार मुझे यूँ बता कि मुझे साइंस लेने के लिए अब कितने कितने नंबर चाहिए, जो ये फाइनल वाले पेपर होंगे। तो उसने मुझे बताइए कि इतने इतने नंबर तुझे अब चाहिएंगे यदि तुझे 80% बनानी है तो उसी दिन से मैंने मेहनत करी, और फिर मेरी 10th में बनी थी 86%। अब लगा लो कितनी मेहनत करी होगी। तो यूं मान लो कब उठ जाओ, प्रयास करते रहो। आज मैथ खराब चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कल को बढ़िया हो जाएगा। सर 8वीं में बढ़िया होगा, 9वीं में बढ़िया होगा, 10वीं में ना बढ़िया होगा तो आर्ट ले लियो। कोई दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, कोई दिक्कत ना, चल 8वीं में आर्ट ले लो, 10वीं 11वीं में वहां से मैथ का कंसेप्ट ही हट जाए फिर तो। लेकिन पढ़ाई करो पहले दम वाली, पहले दम लगाओ, क्योंकि साइंस में है तो साइंस का बच्चा हर जगह जाना जाता है। ये आर्ट वार्ट को कोई नहीं पूछता, ये तो बेकार है, ये तो अपना युवा के तुम पर कुछ हुआ नहीं तो तुमने आर्ट ले ली, ठीक है ना। साइंस ये आर्ट हो गया, फिर उससे ऊपर कॉमर्स आती है, फिर सबसे ऊपर होती है साइंस। साइंस ले रखी है तो तुम गर्व से कहोगे ये साइंस है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आती है कॉमर्स, से नीचे आती है आर्ट। आर्ट में आर्ट नहीं बनानी होती है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं, 10वीं में बताता हूँ मैं, 9वीं 10वीं में वहाँ और भी विषय हो, मैं आर्ट तो केवल एक विषय हो गया उसमें, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, कौन कौन से शास्त्र, दुनिया भर के शास्त्रों में। तो ठीक है ना। तो इससे बढ़िया साइंस की पहले मैथ को तैयारी करो, 8वीं से ही तैयारी करो, बढ़िया। कोई सवाल पूछो, एक जना तो सवाल पूछता ही नहीं, ठीक है ना भाई। तो यही मेरा समझाने का मकसद था, बाकी अपने सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, एक दिन तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा आज परेशान हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन सो जाओ, रिलैक्स करो, कल को हो सकता है फिर सही हो जाए। कोई भी काम ऐसा मत करो कि जिससे माँ बाप की नाक कटे या माँ बाप को बेचारों को मतलब कि गलत दिन देखने पड़े। क्यों पता है, बाद में बड़ी जलालत होती है, समाज में नहीं निकल पाते लोग, ठीक है ना भाई। बड़े हो जाते हो तो दुनिया भर के गलत कामों में पड़ जाते हो और वो फिर माँ बाप की नाक कटती है। तो जो माँ बाप धड़िल्ले से 6 जनों के बीच में बोल सकते हैं ना, फिर वो वहां से सवासा खुद ही हट जाना है, क्यों बोलने लायक ही नहीं है। और वो किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से, कि तुमने उन्हें बोलने लायक नहीं छोड़ा। कोई भी गलत कामों में मत पड़ना, ठीक है ना। बाकी करो, अच्छा है, ठीक है ना।
बाकी बात करेंगे बाद में, फिलहाल सब पढ़ो हैं, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान में रखना, गौर करना। बैठ जा बेटे, वही ना, पता है वही डांट दिया होगा भाई, डांट दिया होगा माँ बाप ने, और डांट दिया, डांट का इतना बुरा माना होगा कि भैया वो दुनिया भर की बात।